कॉल ले लेता खा ले बीमार हो जेबे खा ले। Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो आज थोड़ा लेट हो गया बट कोई नहीं, लेट तक कर लेंगे। हाँ, हमने क्या कर लिया था? सर आज न्यू सर चैप्टर। हाँ, नया चैप्टर करना था ना। सर हाँ बताओ। सर जो आपने पीडी वो फोटो सेंड करी थी उसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा था, मैंने आपको सेंड भी किया था सेंड किया। सर। और बाकी भी एक दो फोटोज आपने पहले भी सेंड करी थी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा था, तो आपने कहा था कलेक्ट करके रखना। क्वेश्चन नंबर 1, 9, B and 12। सर या तो मैं फिर सारे डाउट्स कलेक्ट कर देती हूँ, फिर हाँ, आप एक बाद में। बार ही कलेक्ट कर लेना, बहुत सारे ओके सर। चीजें। सर हाँ बताओ। सर कोलिजन वाले क्वेश्चंस में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। कॉलिजन वाले में यस सर। इस टाइप में बताओ क्या फाइंड करना था। क्वेश्चन है कोई जिसमें डाउट आ रही है? यस सर। बताओ, सेंड करो एक बार। चलो मुझे सेंड कर देना, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ चैप्टर। मैं करवा दूंगा, डाउट्स की चिंता मत करो, मैं सारे करवा दूंगा। सर एक बार लेट इन कर दो। लेकिन मेरे पास तो शो है नहीं, फिर वो मैम के पास होगा।
सर हाँ बताओ। सर आप चैप्टर 4 का टेस्ट कब लोगे? मैंने आपसे कहा था कि मेरे पेपर चल रहे हैं, तो फिर आपने पोस्टपोन कर दिया था ना। पोस्टपोन कर देता हूँ, फिर पेपर चल रहा था। डाउट्स भी अभी मैंने लिए नहीं है ना, डाउट्स मैं संडे को ले रहा हूँ, उसके ओके बाद सर। बाकी याद है नया चैप्टर है किधर है। चलो, हमें करना था चैप्टर 8, तो हमने 6 चैप्टर कर लिए शुरू से, अब हमें 8 करना है। 8 जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ठीक है, 7th चैप्टर में अभी रोक रहा हूँ, 7th से अभी इसका कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत है तो वो हम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 7th चैप्टर करेंगे, काफी बड़ा है, उसमें लगेगा कम से कम 15-20 क्लासेस, 15-20 तो नहीं बट 1 मंथ लग जाएगा कम से कम। तो देख लेते हैं ग्रेविटेशन में पढ़ना क्या क्या, सिलेबस क्या क्या। फर्स्ट, ग्रेविटेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ। यहाँ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद हम लोग आएंगे केपलर्स लॉ, केपलर्स के लॉ पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ के बाद हमें पढ़ना है कि पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की दोबारा से बात होगी और इस बार अच्छे से बात होगी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद सैटेलाइट मोशन हम लोग पढ़ेंगे, सैटेलाइट कैसे मूव करता है, सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, सैटेलाइट लॉन्चिंग कैसे करते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, इसी में आएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। और लास्ट में हमें एक टॉपिक पढ़ना है वेटलेसनेस कंडीशन। ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारे पास वेट ही नहीं है, वेटलेसनेस। और लास्ट, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होती रहती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कैसे वेरिएशन होगी, हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, पोल पे जाएंगे तो क्या होगा, इक्वेटर पे जाएंगे क्या होगा। इतने टॉपिक्स हमें इसमें कवर करना है। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थोड़े से न्यूमेरिकल एक तो हम लोग देखेंगे आज, और केपलर्स लॉ, ये 2 टॉपिक है, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरी एक क्लास इसमें लगेगी। कोई आ रहा है? एक क्लास इसमें लगेगी, सैटेलाइट मोशन में एक क्लास, मतलब समझ लो मैक्सिमम 4 क्लास, 3 to 4 क्लासेस में ये टॉपिक है, इसीलिए पहले लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब पढ़ के आए हैं, बताओ क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है बताओ। सर कोई भी दो बॉडी जिनका मास है और वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। न्यूटन ने ये बताया था, बहुत से एक्सपेरिमेंट थे, कोई भी चीज, यही वाले एक्सपेरिमेंट था कि बॉल का आके गिर गया, बॉल कह रहा हूँ एप्पल आके गिरा था, फिर उसने ये पूरा रिसर्च किया, वो सब हमें नहीं जानना, हमें बस उसके रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट के एप्लीकेशन से मतलब है। ठीक है, 1665 में वहाँ बैठा हुआ था, कहाँ पे, अपने पार्क में, वहाँ एप्पल आके गिरा और उसने बहुत सारे रिसर्च किए इस पे, और फाइनली जो रिजल्ट आया, हमें रिजल्ट की बात करनी है। तो उसने बताया कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं जिसके पास अपना मास है, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज है जिनके पास मास है, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो जितनी भी दूर हो। ठीक है, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो डायरेक्ट रिजल्ट में बता रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें m1 m2 क्या है, तो दो, कोई भी m1 m2 ऐसे समझ लो, और इनके सेंटर्स के बीच, ये ध्यान रखना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो वो देख दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट, रिपेल कभी नहीं कर सकते, ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे।
और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो होगी Gm1m2/r²। अब इसके बारे में जानते हैं, ये फोर्स F क्या है, तो यस इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। G क्या है, तो G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, तो देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में सेम। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू जो है पूरे यूनिवर्स में सेम होती है। अब जैसे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो चेंज होती रहती है, जैसे जैसे मैं स्मॉल जी की बात करूं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर तुम्हें याद हो तो, कि हम लोग मून पे जाते हैं तो हमारी हाइट वेट कम लगने लगता है, 1/6 हो जाता है। यस सर। लेकिन अभी हम अर्थ पे हैं तो हम जी को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक बॉल h हाइट से छोड़ा तो नीचे आया, कितनी वेलोसिटी से आएगा याद है, √2gh। 2√2 ठीक है। ये इक्वेशन तभी लग सकता है, मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों इक्वेशन तभी लग सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि जी की वैल्यू कांस्टेंट हो। बट ये जो कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तुम अर्थ पे हो तो जी कुछ और है, मार्स पे जी कुछ और है, यूनिवर्स में अर्थ कुछ और है। इवन अर्थ पे पोल पे जाओगे तो जी की वैल्यू कुछ और है, और इक्वेटर पे जाओगे, इसी के लिए ये जो वाला टॉपिक लिखा ना वेरिएशन इन जी, इस पे जाने का। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है स्मॉल जी। और दूसरी बात, कई बच्चे कैपिटल जी को स्मॉल जी से कंफ्यूज मत हो जाने, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, चाहे तुम मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, जी की वैल्यू उतनी ही रहेगी। किसी को याद है कितनी होती है? सर 6.1.6 6 पॉइंट होती है, 1.66 होती है, 10⁻⁻। -11 होती है शायद। देख लेना वो, ठीक है, आई थिंक यही होती है 1.66 into 10⁻⁻11। और इसके यूनिट्स और डायमेंशन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूनिट बोलूँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होना चाहिए। मैंने तो यहाँ से निकाल, देखो फोर्स इंटू r²/m1m2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, सर हाँ बताओ। सर ये कैसे मतलब पता लगाया जाता है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा या फिर वेरी करेगा? नहीं, ये वेरी करेगा, ये पता कैसे लगता है, ये जो हम जी की वैल्यू है ना, इसी को यूनिवर्सल कांस्टेंट माना ही गया है। अब जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट ही है। जो चीजें जैसे हम कांस्टेंट मानते हैं वो चेंज हो जाए किसी चीज की वजह से, जैसे कि हम जी को कांस्टेंट कहाँ तक मान रहे हैं, जब तक हमारी हाइट छोटी है, इसकी कोई यस लिमिटेशन, सर। तभी तक हम मान सकते हैं। बहुत ऊपर लेकर जाओगे तो जी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हम देखते हैं कि किस किस पे वो डिपेंडेंसी है। ये कांस्टेंट है एक्चुअली में, होता क्या था देखो, तुमने पढ़ा होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज Gm1m2/r²। और इस जी को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट मानते हैं, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। अब इतना तो होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं इसमें, ठीक है, जो शायद ना पता हो तुम्हें, स्कूल्स वगैरह में नहीं होता। देखो ये कब कब वैलिड है, इसकी वैलिडिटी कंडीशन, ये हर वक्त नहीं लग जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये हर वक्त नहीं लगेगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, और कुछ जगह ये फेल भी हो जाए। कहाँ पे फेल होगा, तो वैलिडिटी कंडीशंस में बता रहा हूँ। पहला वैलिडिटी कंडीशन, पहला तो सबसे क्लू पॉइंट यही है, जो आर की जो वैल्यू है वो क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। दूसरा, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। पॉइंट मास, अब बताओ पॉइंट मासेस क्या होते हैं। तो देखो, कोई भी एक चीज है, अगर मैं इसको, इसका रेडियस मान लो 1 मीटर है, और मैं इसका इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ 100 किलोमीटर, ठीक है, तो 100 किलोमीटर से देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, ये छोटा सा बिल्कुल सर पॉइंट की तरह दिखेगा बिल्कुल। तो इसको, जब किसी भी चीज की बॉडी को उसका इफेक्ट बहुत दूर पे देखा जाए तो वो एज ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हो सकता है। पॉइंट मास होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई लिमिटेशन है, वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हो सकता है किसी किसी चीज के लिए वो पॉइंट मास हो, दूसरे पार्ट के लिए ना हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग मोशन वाला कहते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है। जैसे दो पॉइंट बहुत कंफ्यूजन होता है, पॉइंट मास और इनफाइनाइट। ठीक है, ये दोनों ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक वायर ले लूं ऑफ 1 मीटर,
और इसको मैं यहाँ से देखूं, बिल्कुल एक, यहाँ से देखो 1 mm, बिल्कुल यहाँ खड़ा होकर देखो तो ये दिखेगा बहुत लंबा है मेरे को, ऐसे करके मुझे देखना पड़ेगा ऊपर, तो ये मेरे लिए इनफाइनाइट हो गया। लेकिन इसी वायर को, 1 मीटर के वायर को मैं 100 किलोमीटर दूर से देखूं तो ये मेरे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। 1 मीटर का वायर जब मैं 1 मिलीमीटर पे खड़ा था तो मेरे लिए तो इनफाइनाइट लग रहा था, क्योंकि 100 टाइम्स हो जाएगा, 100 का 1000 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 1000 टाइम्स मेरे से बड़ा है। और वही मैं जब इसको देखूंगा 100 किलोमीटर दूर जाकर के तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम जितना भी वो करेंगे सब पॉइंट की तरह समझेंगे। अभी चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे, कितनी भी बॉडी, पूरी बॉडी हो, इसको हम समझ सकते हैं कि इसका सारा का सारा मास पॉइंट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इस चैप्टर 7 में कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसमें जानेंगे कि हम पूरी बॉडी को समझ सकते हैं, सिर्फ पूरी बॉडी सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले वैलिड किसके लिए है? पॉइंट मासेस के लिए। दूसरा, इसमें जो M1 और M2 है हमारा, ये कैसे होने चाहिए? ऐसे होनी चाहिए, इनका रेस्ट मास नॉन जीरो। अब ये एक नई चीज आई होगी, इसको समझो। M1 M2 ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए, ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिनका रेस्ट मास नॉन जीरो हो। इसका क्या मतलब है? एक होता है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। फिजिक्स के अगर पार्ट्स की बात करें, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 11th में क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, जब हम 12th में जाते हैं तो क्लासिकल भी पढ़ते हैं और फिर मॉडर्न भी आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स 12th में पढ़ते हैं हम लोग, और फिर जब 12th के बाद जो चीजें पढ़ते हैं वो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स आता है। रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है फिजिक्स एट हायर स्पीड। मतलब मान लो हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास एंड ब्लॉक एम। मान लो ये पेन है, इस पेन को यहाँ पे लिया हुआ, मैंने यहाँ पे देखा मास मेरा m आ गया, कुछ भी आ गया, ले लो 1 ग्राम या ऐसे ले लो, 100 ग्राम इसका मास है। ठीक है, और इसी पेन को लेकर के मैं एक स्पेसशिप में बैठ जाऊं जिसकी स्पीड जो हो, मान लो ये हमारा स्पेसशिप है, जिसकी स्पीड जो हो, जिसकी स्पीड हो 0.7 टाइम्स ऑफ सी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ यस सर। यस सर। स्पेस ग्राफ, मान लो स्पेस क्राफ्ट जा रहा हो 1.5 × 10⁸ ठीक है, अगर वो 1.5 × 10⁸ की स्पीड से जा रहा है, यानी कि वो कंपैरेबल है, मतलब उसके आसपास है। स्पीड ऑफ लाइट से तो कोई चीज नहीं जा सकती, उसके आसपास ही जाएगी, 60% 70%, जैसे ये है 50%। तो क्या होगा, इस मास का जो 100 ग्राम था अब ये हो जाएगा 100.0005 ग्राम। मतलब जब हम हायर स्पीड पे किसी चीज को लेकर के जाते हैं तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर याद हो तो एक क्वेश्चन आता था ऐसे, m = m0 √1 - v²/c²। ऐसा कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट यस सेकंड सर, चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में था ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है वो समझो। उस टाइम तो सिर्फ ये था कि एक, ये मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, जिन्होंने टेस्ट Yes, दिया sir. होगा कि यस बच्चा, सर, सेकंड चैप्टर में है सर ये। हाँ सेकंड चैप्टर में, अच्छा उसको मैं फर्स्ट ही बोलता हूँ। वो बच्चा क्या कहता है कि एक बच्चा है वो जो कि c² लगाना भूल गया, कहाँ लगाएगा, यही कहता है ना। यस क्वेश्चन सर। ये होता है, तो ये क्वेश्चन ये होता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसमें m0 क्या है? ये है रेस्ट मास। अगर कोई चीज रेस्ट में है उसका मास m0 है, और उसको अगर मैं v स्पीड पे लेकर के जाऊं, v स्पीड पे, ठीक है, अगर v स्पीड पे लेकर के जाऊंगा तो उसकी मास इंक्रीज हो जाती है। तो ये है मास एट स्पीड। अब देखो, अब तुम 1 मीटर 2 मीटर से लेके जाओगे तो नहीं इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि देखो वैल्यू देखो, 1 - 1, ये इसको मान लो तुम 10 मीटर से ले गए, और नीचे कितने से डिवाइड होगा? 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻16, और ऊपर है 100। बताओ कितना छोटा है, तो ऑलमोस्ट 0 है। यस यस सर। सर। इसीलिए छोटी स्पीड पे लेके जाओगे तो मास इंक्रीज नहीं होगा। छोटी स्पीड पे मास इंक्रीज नहीं होता। जब हाई स्पीड पे ले जाएं, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, तब इसमें ये वाली वैल्यू एप्रिसिएबल आ जाएगी, तब हम इसको 0 नहीं कह सकते हैं, तब ये मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट Yes, मास sir. नॉन जीरो, ये वाली वैल्यू जो होनी चाहिए हर बॉडी की नॉन जीरो होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे कि हम लोग लगाते हैं तो मैक्सिमम चीजें हमारे पास नॉन, उनका रेस्ट मास नॉन जीरो होता है, बट इसका एग्जांपल है लाइट। लाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लगता? हमने लाइट को टॉर्च जलाया, टॉर्च देखोगे लाइट बिल्कुल थ्रो कर रहा है सीधा, यस सर। सीधी जाती है, वो तो नीचे आके नहीं गिरता। देखो जैसे मान लो ये हमारा टॉर्च है, कुछ यहाँ से लाइट ऐसे निकलती है, ठीक है। तो लाइट में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको फोटोन्स कहते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा केमिस्ट्री में? यस सर, यस केमिस्ट्री सर। में। लाइट में ना फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स क्या होते हैं, एक एनर्जी पैकेट्स की तरह होते हैं, उनका अपना कोई रेस्ट मास नहीं होता। ये तभी एग्जिस्ट करेंगे जब स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे, ठीक है। इनका अपना रेस्ट मास क्या होता है, जीरो होता है। फोटोन्स हैव रेस्ट मास जीरो। फोटोन्स का जो एम नॉट है मतलब रेस्ट मास है जीरो, इसीलिए इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। इनका मास तो है, कितना मास होता है हमें पता है, ई होती है एनर्जी एम सी स्क्वायर, तो इनका मास कितना होता है, ई बाई सी स्क्वायर के बराबर इनका मास होता है। ऐसा कुछ केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का तुमने पढ़ा होगा। यस सर। इतना इनका मास होता है। अगर इस पे फोर्स लगता तो ये सारे लाइट नीचे आके बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ वैलिड ही उनके लिए जिनका एम नॉट जीरो हो, बट इसका एम नॉट का मतलब जीरो ना हो। एम नॉट इसका क्या है, जीरो है। रेस्ट में इसका कुछ मास नहीं है। ये इसका मास तभी आता है जब ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसलिए लाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन, इस टाइम पे स्कूल्स वगैरह में नहीं पूछा जाता। सर ये वैलिड नहीं है तो आपने इसका थर्ड पॉइंट क्यों लिखा? वैलिड नहीं है मतलब? आपने बोला ना लाइट में ग्रेविटेशनल हमारा वो वैलिड नहीं होता। हाँ हाँ, तो लाइट पे नहीं लगेगा ना, कार्ड क्रैश करके। यस सर। तो लाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, इसी का एग्जांपल, इसका एग्जांपल लाइट ही है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक कई बार बताए जाते हैं, बट उसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्या ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ठीक है। दूसरा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, फोर्स ऑन दोनों पे इक्वल फोर्स लगता है, ठीक है। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या कहते हैं, जो अलोंग द सेंटर लगेगा, ये सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं इसको, बस यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या। हाँ, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स याद है क्या होता है, अभी पढ़ के आए हम लोग। कंजर्वेटिव फोर्स बताओ। सर जो वर्क डन गेट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाँ, अगेंस्ट द जिसके कंजर्वेटिव अगेंस्ट फोर्स। किया हुआ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी पे सेव हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। और जिसपे वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट हो, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव है, थर्ड लॉ हो सकता है, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस है, बता दिया। m1 m2 रेस्ट मासेस होने चाहिए, जिनका रेस्ट मास नॉन जीरो होना चाहिए। सर हाँ बताओ। सर ये जो करेक्टरिस्टिक्स का सेकंड पॉइंट है ये समझ नहीं आ रहा है। कौन सा, f12 due to 12? यस सर। 12 नहीं होगा, 12 होगा। इसका मतलब ये है, देखो ऊपर मैंने जो डायग्राम बनाया था, कहाँ पे, गेट क्लोज कर, हेलो, गेट क्लोज, ये था देखो, ये फर्स्ट बॉडी है, दिस इज सेकंड बॉडी है। ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये दोनों इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे। ये इसको किधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस Yes, डायरेक्शन sir. को पॉजिटिव लूंगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो एक को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट है, तो इसको माइनस। यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो तुम बस ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, इन सबको बस वर्ड्स में लिख देना, आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू थी मैंने 1.16 बता दिया था, वो थोड़ा गलत था। आई थिंक 6.67 है, मुझे याद है, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, 1.67। यस सर। दिस इज द स्मॉल कैपिटल जी, नॉट स्मॉल, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। कई बार इसके डायमेंशंस पूछते हैं, इस बार में नीट में मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था, जी वाई ई का डायमेंशन पूछ रखा था, तुमने करा भी था वो क्वेश्चन, ठीक है। इसके डायमेंशन निकाल लो, एनर्जी के डायमेंशन निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब क्वेश्चन आते हैं जो इस पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें दिक्कत हो जाती है बच्चों को। इसमें ये तो है नहीं, बट कैलकुलेशन उसमें ज्यादा है। जैसे मान लो
एक इक्विलिटरल ट्रायंगल, तीनों पे मास लगा हुआ है, एम 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 या 1 2 ले लो, तीन मासेस रखे हुए हैं। तो जो फोर्थ मास है बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड याद है किसी को क्या होता है? यस सर। क्या होता है बताओ, सेंट्रोइड क्या होता है? ज्योमेट्री में सेंट्रोइड पढ़ते हैं। सर वो जो सेंटर में होता है, मतलब सर आई थिंक x1 + x2 + x3/3 करके कुछ। ये तो तुमने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। ये अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो हम फॉर्मूला sir. निकाल सकते हैं। देखो सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन पता है? मीडियन, सर Yes, तीनों sir. के मिडिल कॉर्नर आके मिलते हैं उसको तीनों के मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। मीडियंस क्या होता है? तो ऐसी लाइन जो सामने वाले को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, समझ लो। ये एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत होती है, मैं यहाँ करा देता हूँ। देखो, और ये इक्विलिटरल ट्रायंगल है, तो कुछ भी लेंथ मान लो, ए मान लो, चलो तीनों का ए, और ए तो सेंट्रोइड बिल्कुल आधे पे होता है, a/2, सिंपल है, निकाल सकते हो। हाँ बताओ। सर ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही होता है क्या फॉलो रूल? नहीं नहीं, सेंट्रोइड का मतलब है किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल का सेंट्रोइड कई बार बाहर भी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं। सेंट्रोइड क्या होता है, बस इतना याद रखो कि जो मीडियंस है, ट्रायंगल्स है, मीडियंस क्या होते हैं? एक वर्टेक्स से लाइन खींचो जो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में बांट दे, ये इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दे, इसने इसको बांट दिया, तो तीनों जहां मिलेंगे दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। हम लोग इक्विलिटरल इसलिए बोलते देते हैं कई बार फिजिक्स में, क्योंकि हमें ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ानी है, हमें तो फिजिक्स सिखाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसमें ना इसकी डिस्टेंस निकालना काफी आसान हो जाएगा सेंट्रोइड का, ठीक है। सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकालना काफी आसान हो जाता है, इसीलिए देते हैं। सेंट्रोइड के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो लो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ए और ए, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स ऑन एम नॉट निकालना होता है, ठीक है। हमें नेट फोर्स निकालना होता है एम नॉट पे। तो जरा मुझे बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तीन मासेस हैं, तीनों अपने अपने फोर्स लगाएंगे, और तीनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपेल नहीं कर सकते। तो बताओ m1 इसको क्या पीछे की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ ऐसे? Yes, sir. यस यस सर। m2 क्या करेगा इसको? सर उसे अपनी तरफ खींचेगा और M3 ये अपनी तरफ खींचेगा, और m3 जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। m1 m2 m3 तीन फोर्सेस निकल गए हमें, और इन तीनों फोर्सेस को हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो बताया था एडिशन, वेक्टर एडिशन हमने सीखा हुआ है, डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्शंस के साथ। वेक्टर एडिशन हमने सीखा हुआ है, तो कोई सा भी मेथड लगा दो। अगर ये इक्विलिटरल ट्रायंगल होगा तो इनके बीच में तीनों में इक्वल एंगल आता है, तो कोई भी मेथड लगा लो। हम लोग एक्सेल मेथड लगा लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो ऊपर वाला फोर्स तो पूरा वाई एक्सिस में है, तो बताओ फोर्स कितना लिखूंगा? फोर्स ड्यू टू 1 क्या होगा? जी m1 m0 बाई, मान लो ये r डिस्टेंस पे है, ये वाली सबकी डिस्टेंस सेम है, r r और r, तो r स्क्वायर, ठीक है। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, तो j क्या है? ये चीज समझ आई क्या लिखा मैंने? Yes, sir. जो m0 है 1 वाले को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? तो ये फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल ऊपर वाले डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो i कैप j कैप लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही f2 लिखेगा, f2 कितना अट्रैक्ट कर रहा है? जी m1 m2 m0 m2 बाई r स्क्वायर। बट ये ना तो इसके दो कंपोनेंट्स है, इसको मैं थोड़ा डायग्राम ठीक से देखो, ऐसा कुछ था, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, सर तो फिर मतलब तीनों फोर्स अलग अलग करके निकालने पड़ेंगे ये इस फोर्स से? यस, तीनों फोर्सेस हम अलग अलग करके निकालेंगे, और फिर उन तीनों को ऐड कर लेंगे। और ऐड करना कब आसान होगा? i j k में लिख लेंगे तो ऐड करना बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं i वाले को i के साथ ऐड करो, j को j के साथ, k को k के साथ ऐड करो। मुझे अब एक बात बताओ, ये ऊपर वाला फोर्स F1 है, ये वाला F2 है, ये F3 है,
चलो F1 तो हमने लिख दिया जे कैप, मैं F2 लिखूं तो देखो इस F2, अब सिर्फ मैं F2 की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे डॉटेड लाइन लगा लिया, ऐसे डॉटेड लाइन लगा लिया, तीन इक्वल फोर्सेस हैं, इन तीनों में 120 डिग्री का एंगल होता है, अगर तुम्हें ये पता है, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री पता है, तो ये होगा 120 डिग्री, ये भी होगा 120 डिग्री, और ये भी होगा 120 डिग्री। ठीक है, निकाल सकते हो, एक प्रॉपर्टी ऑफ दिस है, तो अगर 20 डिग्री है, चलो अगर तुम्हें नहीं पता तो मान लो मैंने 120 डिग्री क्वेश्चन में दिया होगा, अभी क्वेश्चन को समझो, ज्योमेट्री पे अभी हमें सीखना नहीं है, ज्योमेट्री तो सीख सर लेंगे। हाँ बताओ। सर जैसे F1 में हमारा y एक्सिस हुआ था तो F2 में z एक्सिस नहीं होगा? नहीं, F2 बाहर की तरफ आता हुआ थोड़ी, F2 तो y एक ही प्लेन में, फोर्स है वो एक ही प्लेन में, z एक्सिस बाहर की तरफ आता है, इससे कंफ्यूज मत हो, देखो x एक्सिस y एक्सिस और ये होता है बाहर की तरफ z एक्सिस, बट जो मैंने F2 बनाया हुआ है y एक्सिस में ही नीचे की तरफ बनाया है, देखो ये मान लो प्लेन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और अब मैं इसको लगा दूं ना, इस पेन को, ब्लैक पेन, इस ब्लैक पेन को बाहर की तरफ लगा दो तो ये होता है z एक्सिस, लेकिन मैंने बनाया ऐसे हुआ है, वो 2D दिखने में दिक्कत है, मेरा F2 जो है वो ऐसे है, ये जो पेन दिख रहा है, पेन दोनों ब्लैक ब्लैक हो जाए, मान लो ये दिस इज माय x एक्सिस, ये y एक्सिस, और बाहर की तरफ बनेगा स्केल बाहर की तरफ तो होगा z एक्सिस, बट फोर्स जो है मेरा ऐसे है, फोर्स ऐसे नहीं है, फोर्स बाहर आता हुआ नहीं है, फोर्स ऐसे है, ठीक है, बनाने में कंफ्यूजन मत करो, देखो ये दोनों में फर्क है, फोर्स ऐसे इसी प्लेन में है, लेकिन अगर फोर्स ऐसे होता बाहर आता हुआ तब होता वो z एक्सिस, फोर्स सेम ऐसे सेम प्लेन में, ठीक है, तो वो x एक्सिस sir. में भी है, y एक्सिस में है, यस सर। ठीक है, तो देखो अगर ये 90 है तो बताओ ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, मान लो तुम्हें 120 डिग्री दिया Yes, हुआ sir. था, बाद में सीख लेना कैसे निकालते ट्रायंगल, तो अगर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन बताएगा दो कंपोनेंट्स, ये बताओ, मैं एक कंपोनेंट x एक्सिस में ड्रॉ करता हूँ, इसका क्या होगा, F2 cos F2 cos 30 डिग्री, 30. ठीक है, Yes, यस sir. सर। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, इसके नीचे एक कंपोनेंट होगा F2 F2 sin sin 30, 30. sin 30 यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो अब F2 का काम हो गया खत्म, हटा दो, F3 पे आते हैं, हमने F1 लिख दिया, तो चलो वैल्यूज बाद में देखेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं, चलो। अब ये वाला 120 है, ये 90 है, तो ये भी 30 डिग्री ही बन जाएगा, हो Yes, सकता है sir. अलग एंगल है अलग क्वेश्चन में, तो चलो इसमें भी क्या आएगा, देखो इसमें भी आएगा तुम्हारा F3 Cos cos 30. 30, Yes, sir. ठीक है, सब कुछ समझ आता है, नीचे की sir. तरफ क्या आएगा, F3 sin 30. 60 नहीं, सब है, ये है F3 sin 30, अब देखो हमें सारे फोर्सेस मिल गए, F1 किधर है, F1 की वैल्यू कितनी है, अब F1 की वैल्यू बताएंगे, तो Gm0 M1 बाई डिस्टेंस मैंने R दे दिया, तो R² किधर है, Y axis पर. Y एक्सिस पे जेकर, ठीक है, समझ गया। Yes, sir. अब मैं F2 को दो फॉर्म में लिख सकता हूँ, F2 के दो कंपोनेंट्स आ गए, कौन कौन से, F2 cos 30, डायरेक्शन बताओ किधर लिखूं, -i कैप, ठीक है, Yes, sir. F2 cos 30 पीछे की तरफ है x एक्सिस के, तो -30, किसी को डाउट होगा तो बताना, और Minus F2 sin 30. J F2 cap. sin 30 बट इन माइनस j कैप, इसमें किसी को डाउट है F2 में, No, sir. यस सर, दोबारा बता दो नो ये। सर। चलो देखो F2 कहाँ कहाँ आया, F2 के दो कंपोनेंट्स हैं, F2 cos 30 यस किस सर। डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखूंगा, sir. -i कैप, समझ गए, और F2 का दूसरा कंपोनेंट बताना कहाँ है, नीचे की तरफ है, F2 Yes, sir. sin 30, देखो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की Yes, तरफ sir. क्या होता है, -j कैप, चलो F2 की वैल्यू कितनी है, तो F2 की वैल्यू डाल दो, कितनी होगी, Gm2 M0 बाई R², यही तो फोर्स होता है ना, Yes, sir. ठीक है, cos 30 का मतलब √3/2, 2. और कहाँ पे जाएगा, -i पे,
प्लस F2 कितना है, GM2 M0 GM2 M0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, R स्क्वायर साइन 30 है हाफ, मतलब 1/2 किधर है, माइनस माइनस का J क्या है? ठीक है। चलो F3 की बात की जाए, नेट फोर्स 0 ही आएगा जैसे मुझे लग रहा है, बट प्रोसेस हमें समझना जरूर। चलो F3 के बताओ कौन कौन से कंपोनेंट है, F3 के कंपोनेंट बताओ, सर दीक्षा बताओ F3 F3 कौन सा कंपोनेंट। सर F3 ये साइन थीटा सर माइनस, बताओ सर साइन 30 माइनस J कैप। साइन 30 नीचे की तरफ। चलो दूसरा बताओ। सर F3 cos 30 I कैप। सर हाँ बताओ। सर हम इसको नॉर्मली नहीं लिख सकते, जैसे आपने F1 का बताया, हम इसको वैसे नहीं लिख सकते। कैसे लिख पाओ, कैसे ऐड कर पाओ, लिख सकते हो, बट डायरेक्शन कैसे बताओगे और फिर ऐड कैसे करोगे उनको आपस में। जब तक हमें वेक्टर्स है ना, डायरेक्टली ऐड थोड़ी कर सकते, जब तक हमें वेक्टर्स ना पता हो। वेक्टर्स को ऐड करने के 2-3 तरीके हमने पढ़े, पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल लॉ मैंने बताया जब दो वेक्टर हो तभी लगाया करो, दो से जहां वेक्टर ज्यादा है आई कैप जे कैप के कैप लगाओ, सबसे आसान तरीका। सर हाँ बताओ। सर डायग्राम से कैसे पता चलेगा कि ये Z एक्सिस है या फिर X और Y का इंटरमीडिएट है बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो सेम प्लेन में लगता है, मतलब अगर मैंने कोई एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो वो इधर ही लगेगा, एक्स वाई में ही लगेगा, वो वापस जेड की तरफ नहीं लगेगा। समझ रहे हो, जैसे कि एक बॉडी है एक्स और ये दूसरी बॉडी है वाई, तो दोनों में अट्रैक्शन है तो सेम प्लेन में ही तो लगेगा, यस सर। बाहर की तरफ थोड़ी लगता है। बाहर की तरफ अगर तुम्हें याद हो कौन सा फोर्स लगता है, वो अब 12th में आएगा, तो याद है वो हम राइट हैंड रूल क्या करते थे 10th में, मदर फादर और चाइल्ड करके, यस सर। उसमें आता है, उसमें दिक्कत होती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जहां ब्लॉक रखा होगा उसी प्लेन में फोर्स लगेगा, ओके सर। ठीक है। उसमें अलग होता था, फोर्स इधर चाइल्ड इधर, मतलब वो इधर, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो अलग। इसमें जिसमें रखा हुआ है उसी में फोर्स लगेगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई में, जेड रखा हुआ है तो जेड में, सिर्फ एक लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके F3 सर। के दो कंपोनेंट्स, F3 cos 30 कहाँ है, आई एक्स कैप। एक्सिस, आई क्या, वैल्यू यस सर। डाल दो, जी M0 M3 अपॉन R स्क्वायर। आर स्क्वायर साइन 30 हो गया हाफ माइनस जे प्लस F3 जी M0 M3 अपॉन आर स्क्वायर कॉस 30 हो जाएगा रूट थ्री √3/2 बाई आई टू। के। अब देखो F1 F2 F3 कैसे करेंगे, जे कैप वाला कौन कौन सा है, ये जे कैप है, ये जे कैप है, ये जे कैप, इन तीनों को आपस में ऐड कर दो। फिर आई कैप वाला कौन कौन सा है, ये आई कैप है, ये आई कैप है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा नेट। चलो देखो अब मैं कर ही देता हूँ, इतना कर दिया तो अब बताओ मैं एफ नेट कैसे लिखूंगा। तो देखो एक्स एक्सिस वाले सारी चीजें लेकर के आओ, एक्स एक्सिस F1 में एक्स एक्सिस है, नहीं है हटाओ, F2 में एक्स एक्सिस है, यस, कितना है, माइनस का है और इधर प्लस का है, तो देखो देखना मैं एक्स एक्सिस वाले को ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दो है, एक तो ये है माइनस आई कैप, दूसरा ये है, ठीक है, दो यस ही है सर। और कोई है, दो ही है, इनको कैसे लिखूंगा देखो, जी M0 M3 बाई आर स्क्वायर कितना है, √3/2 माइनस जी M2 M0 बाई आर स्क्वायर इंटू √3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कप। ये चीज समझ आई क्या किया मैंने, जो दो हाईलाइटेड मैंने टर्म लिख रखी है उन टर्म्स को एक साथ लिख दिया, समझ गए ये? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। यस सर। सर हाँ बताओ क्या दिक्कत है, क्या समझ नहीं आया? सर यही माइनस का साइन लगा के किया है। हाँ माइनस, देखो कि ऊपर माइनस आई कैप है ना, देखो पहले वाली जो टर्म हाईलाइटेड है उसमें माइनस आई है, मतलब अपोजिट है, अगर दोनों सेम होते तो ऐड कर देता। यस सर। ठीक है, अब भी किसी को डाउट? नो सर। ऐसे ही काम जे वाले में करेंगे। चलो जे वाले क्या है, जे वाले को दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो देखो ये रहा पहला टर्म जे का,
ये रहा दूसरा टर्म जे का, और जे का कहाँ गया तीसरा टर्म जे का। देखो ये तो तीनों कलर से डाउनलोड हाईलाइटेड है, इनको मैं एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, तो पहला वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है, क्या लिखूंगा जी एम नॉट एम वन बाई आर स्क्वायर। दूसरी टर्म देखो जे का माइनस है, तो माइनस जी एम नॉट एम टू बाई आर स्क्वायर, और जी एम नॉट एम, ये तीसरा टर्म भी माइनस ही है, तो हो जाएगा जी एम नॉट एम थ्री बाई आर स्क्वायर। अच्छा इसमें हाफ भी था ना, इसमें हाफ भी था, तो 1/2 यहाँ नीचे लिख लो, और इसमें भी हाफ है तो 1/2। ठीक है, ये जे कैप। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन तुम्हें देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने m1 m2 की वैल्यूज नहीं दी है। जब तुम्हें क्वेश्चन देगा वो m1 m2 m3 की वैल्यूज दे देगा, और तुम उसमें पुट करोगे डायरेक्ट 1 kg 2 kg 3 kg, जी की वैल्यू डालोगे, सब कैंसिल कट करके बिल्कुल छोटा सा आंसर आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ आ जाए 10 आई कैप प्लस इधर आ जाए 4 जे कैप। ठीक है, यस सर। मैंने वैल्यूज नहीं दी है इसलिए इतना लेंथी सा दिख रहा है, समझ गए इसको। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, एक से ज्यादा मासेस हो, सबका नेट फोर्स निकालेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस पे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग, जैसे कि अगर मैं बोलूं तुमसे, एक क्वेश्चन है, ये मास है 4 kg, एक मास ले लो यहाँ पे ऑफ 6 kg, मैं एक मास है बीच में 2 kg का, मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब 4 और 6 के बीच का डिस्टेंस कुछ भी ले लो, 10 मीटर ले लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। मैं दूसरे मास को कहाँ पे रखूं, मतलब 2 kg वाला मास है, इसको कहाँ पे रखूं ताकि इस पे नेट फोर्स 0 हो। क्वेश्चन फिर से समझना, फोर्स नेट ऑन 2 kg 0। क्वेश्चन समझ आया? मेरे No, पास एक sir. एक 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg का मास है, दूसरा 6 kg का मास है। अगर इन दोनों के बीच में मैं कोई मास रखूंगा तो मुझे बताओ इस पे क्या होगा। 4 kg वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Yes sir. 6 kg वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Yes sir. ठीक है, मैं ऐसे किस पॉइंट पे रख दूं इसके पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे 1 मीटर पे रखूं, 2 मीटर पे रखूं, 3 मीटर पे रखूं, 4 मीटर पे रखूं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझना, एक 4 kg हो, 6 kg, बीच में अगर मैं कोई भी मास रखूंगा तो उसके ऊपर दो तरफ से फोर्स लगेंगे, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे। कितना लगेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मैं उसको कहाँ रखूं कि नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स कब 0 हो सकता है, जब दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो। क्वेश्चन समझ आया? Yes sir. किसी को नहीं आया तो बताओ। सर हाँ सर आपने बोला ना कि 0 कब होगा, हाँ, नेट जो फोर्स 0 किस डिस्टेंस पे रखो ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। सर जब इक्वल होते हैं ना 4 का भी हाँ। और 6। जब 4 वाला फोर्स भी इक्वल लगा है, जैसे 4 वाला भी इसको 10 न्यूटन से खींचे और 6 वाला भी इसको 10 न्यूटन से खींचे, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, 0. 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें वही डिस्टेंस फाइंड करना है, कितनी दूर पे रखूं। बीच में रख दूंगा तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग हो जाएगा। अगर दोनों मासेस इक्वल होते हैं, बीच में रख देता तो हो जाता। तो देखो क्या करूंगा, मैं समझ लूंगा कि मैंने इसको 4 kg से x डिस्टेंस पे रख दिया ताकि नेट फोर्स इसका क्या हो जाए, 0। 0. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 माइनस x। चलो, फॉर नेट फोर्स शुड बी 0, मतलब फोर्स ड्यू टू फोर्स शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड की बात करें, ड्यू टू 6। ये समझ आया? Yes क्या sir. लिखा मैंने, ये 4 वाला जितना फोर्स लगा रहा है 6 वाला भी उतना ही फोर्स लगा है, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन तो पहले से ही है। चलो ठीक है, किसी को दिक्कत होगी पूछ लेना। फोर्स ड्यू टू 4 कितना लगेगा, यहाँ पे 2 kg का मास रखा हुआ है, तो देखो कितना फोर्स लगेगा, जी G8. 4 मतलब 2 into 4 m1 into m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, Yes sir. फोर्स ड्यू टू 6 कितना लगेगा, जी 12 6 upon into x square. अपॉन 10 माइनस x का होल स्क्वायर। ये चीज समझ आए? Yes sir. किसी को कोई डाउट इसमें? सर No, एक बार बता दो। देखो मैंने अभी हमने ये देख लिया था ना, नेट फोर्स तभी 0 होगा जब इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या हो, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो। अपोजिट तो हमें दिख ही रहा है, इक्वल कब होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये क्या लिखा मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 4 and 2
दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 6 and 2. समझ आया? G, दिस इज G, M1 M2 upon R square. This is G M1 M2 by R square. समझ आया किसी को? यस सर। दोबारा लिखता हूँ, देखना 4 और 2 में क्या लगेगा फोर्स? फोर्स कितना लगेगा? G2 into 4 by x square, G6 into 2 by x, 10 minus x का होल स्क्वायर। अब यही सॉल्व करेंगे और मैं आंसर मिल जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, G से G कैंसिल, इधर बच गया, देखो ध्यान से 4 by x स्क्वायर, इधर क्या बच गया? 6 by 10 10 minus माइनस x का होल square. चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या एक टर्म तो यही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस x का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट x अपॉन 10 माइनस x का कंप्लीट होल स्क्वायर। Yes sir. तो इसमें कोई दिक्कत? No sir. बाकी बताओ कुछ क्या किया, समझ आया ना ये? यस सर। ठीक है, चलो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2 by x इज इक्वल टू Under root 6 10 माइनस। अब तो सॉल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो Yes, जाएगा sir. 20 माइनस 2x इज इक्वल टू x रूट 6। इसको इधर ले आओ, तो 20 इज इक्वल टू x रूट 6 प्लस 2x, x को कॉमन ले लोगे तो 6 प्लस रूट 2, ठीक है। इधर हो गया 20, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 20 upon 6 डिवाइड plus 6 2. प्लस रूट 2। यस, इसमें पता है बच्चे कई बार आप एमसीक्यूज हैं तो बहुत गलत कर जाओगे। ऑप्शंस पता है Sir? कैसे आएंगे? हाँ बताओ। सर आपने अंडर रूट 6 को 6 क्यों लिखा है? क्या रूट गलती 6 हुई? प्लस 2 होना चाहिए ना? उल्टा लिख दिया मैंने। 6 Yes, plus 2, sir. मैंने रूट 2 पे चढ़ा दिया जो कि 6 पे चढ़ना था, ठीक है। अंडर रूट 6 प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो देखो Yes, कई बार इसमें बच्चे क्वेश्चन गलती कैसे करते हैं, क्योंकि अगर एमसीक्यू में आएगा तो वो लिखेगा कि 20 अपॉन रूट 6 प्लस 2 फ्रॉम 4 kg, और सेम ऑप्शन लिखेगा फ्रॉम 6 kg, ठीक है। Yes, तो ये sir. ध्यान रखना, हमने x कहाँ से लिया था? 4 kg से। यस सर। अगर 10 kg से डिस्टेंस पूछना है तो कितना होगा? 10 kg से होगा 10 माइनस x, तो 10 माइनस 20 अपॉन रूट 6 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो 10 से हो जाएगा। कई बार क्या करेगा वो, तुमने 4 से लिया हुआ है, वो डिस्टेंस सिर्फ 10 kg वाले से ही देगा। इसमें क्या करोगे तुम, x की वैल्यू तो निकल गई, अब तुम्हें 10 माइनस x निकालना पड़ेगा और वो ऑप्शन में होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. क्योंकि तुमने डिस्टेंस तो यहाँ से निकाला है 4 वाले साइड से, बट कई बार वो इस इधर से दे देगा और इधर वाला ऑप्शन ही नहीं देगा, तो तुम्हें यहाँ से भी निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला जो हमें करना है, इस पे और भी क्वेश्चंस होंगे करना, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या होते हैं? केपलर ने 3 लॉ दिए थे मोशन ऑफ सैटेलाइट या मोशन ऑफ प्लैनेट के बारे में, कि प्लैनेट कैसे मूव करता है, सन कैसे मूव कर रहा है, उन सब के बारे में केपलर्स ने अपने 3 लॉज दिए थे। उन्हीं 3 लॉज के बारे में जानना, छोटे छोटे से लॉज हैं। पहला लॉज क्या है कि केपलर ने ये बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स में, किसी भी, जैसे कि हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे प्लैनेट्स होते हैं, Sir, orbit? सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे जो सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। इलिप्टिकल पाथ, इलिप्स ऐसा शेप होता है, सर्कल है, सर्कल को दोनों तरफ से ऐसे थोड़ा सा खींच दो, लगेगा इलिप्स, ठीक है, ओवल टाइप, ठीक है। ये इलिप्स होता है, मैथ्स में जिनके पास होगी वो पढ़ रहे होंगे इलिप्स के बारे में। देखो इलिप्स ये होता है, इसको बोलते हैं इलिप्स का मतलब वर्टेक्स। इलिप्स में 2 एक्सिस होती है, जैसे सर्कल में रेडियस होता है ना, इलिप्स में एक्सिस होती है। इस वाले को बोलते हैं मेजर एक्सिस, ए इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, बी इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। मतलब सर्कल को अगर ऐसे एक्स वाली साइड से खींच दोगे तो मेजर एक्सिस ए बन जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ से ऐसे खींच दोगे तो ऊपर वाला मेजर एक्सिस बन जाएगा, एक माइनर एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता Yes, है sir. सर्कल, और इसके ना 2 फोकस होते हैं वर्टिस के, एक इधर फोकस होता है, जैसे सर्कल के सेंटर्स होते हैं ना, तो इसके फोकस होते हैं 2 फोकस,
S1, इसको फोकस बोलते हैं S2। देखो इलिप्स के दो फोकस होते हैं, इसी इलिप्स को जैसे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए, मतलब इसको ऐसे दबा दो मेजर एक्सिस, तो ये दोनों फोकस आकर के बिल्कुल सेंटर पे मिल जाते हैं, तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये ए होता है मेजर एक्सिस, बी होता है माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल बन जाते हैं ए तो यही सर्कल बन जाता है। ठीक है, और ये जो फोकस है और ये सेंटर तीनों आपस में आ गए। तो देखो ये इलिप्स के बारे में बताया। इलिप्स क्या कहते हैं, उसने उन्हें बताया केपलर ने कि ये इलिप्टिकल शेप में जाएगा। ठीक है, इलिप्टिकल शेप में रहेगा, और सन जो बैठा हुआ है वो एक फोकस पे बैठा हुआ है, मतलब पाथ जो है, ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है, एक फोकस जैसे यहाँ मान लो, तो सन यहाँ बैठा हुआ है, सन यहाँ बैठा हुआ है, दिस इज माय सन, और प्लैनेट इस पे चारों तरफ रोटेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला लॉ यही है कि each planet is revolving या रोटेशनल, क्या बोलेंगे इसको, रिवॉल्व बोलेंगे या रोटेशन बोलेंगे? सर रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग ही बोलेंगे, दोनों में फर्क है। ठीक है, हर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, इन सन के अराउंड, किसके अलोंग, एक पाथ है जिसका क्या है हमारा, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ है, और उस इलिप्स के एक फोकस पे सन बैठा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। चलो पहला लॉ ये। हाँ बताओ। सर ये टेलीस्कोप से पता चला क्या उसको, मतलब कि सन एक फोकस नहीं पे नहीं, बैठा है तो? टेलीस्कोप से बहुत सारे रिसर्च से पता, उन्होंने सिमेट्री के बेस पे बताया कि पूरा यूनिवर्स एक सिमेट्रिकल बना हुआ है। ठीक है, सबका इलिप्स है और सबका फोकस सन ही है। ओके सर। उस इतना कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं। दूसरा लॉ इन्होंने क्या बताया, दूसरा लॉ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और इसका कभी प्रूफ भी आता है तो प्रूफ भी मैं इसका करा दूंगा। लॉ समझ लो, लॉ समझना इम्पोर्टेंट। लॉ ये कहता है इसका जो एरियल वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। अभी एक नया टर्म आया उसको मैं बताता हूँ क्या होता है। ये है हमारा, हम इलिप्स यहाँ पे मान करके चल रहे हैं, बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको पूरा सर्कल की तरह समझेंगे। मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हमने इसको सर्कल माना। यहाँ पे सन है, ठीक, तो मान लो एक प्लेनेट था T1 टाइम पे, यहाँ पे था एट T1 टाइम, यहाँ पे इसकी अपनी वेलोसिटी, थोड़े टाइम डेल्टा टी टाइम के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम के बाद T2 टाइम पे वो यहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, उसने कुछ इतना एरिया स्वाइप किया, डेल्टा टी में उसने कितना एरिया स्वाइप किया, ये वाला ध्यान से समझने वाला। देखो एक सन था प्लेनेट, मैंने डेल्टा टी में देखा कि इस जो प्लेनेट पहले T1 यहाँ पे था वो अब डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ आ गया, मतलब मान लो कुछ टाइम ले लिया, 1 डे 2 डे 3 डे, कितने टाइम के बाद वो यहाँ आ गया, तो वो इतना एरिया स्वेप्ट आउट किया एक आर्क पे, इसका एरिया। और जब यही प्लेनेट यहाँ पे आया और इतने ही टाइम में जब वो एरिया करेगा, मान लो इसका एरिया कुछ आया, मान लो कुछ भी एरिया है, मान लो 100 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, इतना छोटा एरिया तो नहीं होता। अब जब देखो ये फोकस के पास है, जब फोकस के पास जब ये प्लेनेट आ गया यहाँ पे, तो सेकेंड लॉ इसका यही कहता है इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब अगर ये डेल्टा टी टाइम में यहाँ 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है तो यहाँ भी डेल्टा टी टाइम में ये 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा, और उसको कवर करने के लिए यहाँ पे ऐसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना, मैं इसको फिर से बताऊंगा। मान लो हमने डेल्टा टी टाइम लिया था 2 डेज, 2 डेज में सन जो मतलब प्लेनेट था ए से बी पहुंच गया और उसने 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया। अब यही प्लेनेट जब इसके पास में आया तो देखो अब क्या होगा, जब पास आ गया तो इतना ही डेल्टा टी टाइम यानी 2 डेज में ही उसको उतना एरिया ही क्योंकि इसने उतना ही एरिया इसको ट्रैवल करना है, तो अभी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देगा ताकि सेम टाइम में वो ज्यादा एरिया, क्योंकि अगर स्पीड अगर यहाँ पे सेम होती, अगर इसकी स्पीड सेम होती तो क्या होगा,
अगर इसकी स्पीड सेम होती तो ये इक्वल एरिया ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अगर स्पीड सेम होगी तो इक्वल एरिया ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है ताकि सेम एरिया कवर कर पाए। मान लो यहाँ 100 था, 100 ही रहे। फिर क्वेश्चन समझ आया? इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। और तुम्हें सिर्फ एक लाइन में बोलना हो सेकंड लॉ, तो क्या होगा, कोई भी प्लैनेट अर्थ के अराउंड, मतलब सन के अराउंड इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है उसको? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे दे दिया v1 स्पीड है प्लैनेट की और यहाँ पे v2 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, v1 और v2? V2। v2 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो दूसरा इस तरीके से भी पूछते हैं कि जब प्लैनेट अर्थ के पास हाँ बताओ सर V2 ग्रेटर कैसे है? देखो मैंने बताया, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या है कि इक्वल टाइम में इक्वल मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करना है। इक्वल टाइम में मैं दोबारा से सेम डायग्राम बनाता हूँ। देखो सन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है एक फोकस पे, यहाँ पे v1 स्पीड से यहाँ पहुंच गया डेल्टा टाइम में, तो उसने कितना एरिया स्वाइप किया? इतना एरिया स्वाइप किया। यस ये सर। चीज समझ आया? और ये v1 मान लो, ये हमारा v1, और जब वो v2 आएगा, मान लो ये यहाँ पे v1 स्पीड थी, यहाँ से यहाँ तक आएगा, और जब आएगा इतने ही टाइम में उसको इतना एरिया कवर करना है, तो उसकी स्पीड को तो इंक्रीज कराना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर स्पीड इंक्रीज ना हुई तो वो इतना ही दूर जा पाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो एरिया तो इक्वल नहीं होगा। देख रहे हो, ये इतना बड़ा एरिया, ये छोटा एरिया, लेकिन एरिया इसको इक्वल ट्रेवल करना है, तो वो स्पीड बढ़ा देगा अपनी, और स्पीड बढ़ाने की वजह से वो यहाँ तक चला आएगा। और अब ये जो टोटल एरिया होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर 2 डेज में उसने यहाँ पे x एरिया कवर किया है, तो यहाँ भी 2 डेज में वो x एरिया कवर करेगा, और इस करने के लिए उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन पॉइंट भी ये निकलता है कि जब प्लैनेट सन के पास आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे कंक्लूड सेकंड लॉ याद रख सकते हो। यही अगर बिल्कुल स्टेटमेंट बोलूँ जो बुक वाली लैंग्वेज होती है वो क्या है, क्या, प्लैनेट फ्रॉम द सन शिप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि dA/dt, मतलब एरिया स्वेप्ट अगर a है तो dA/dt ये कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल इंटरवल में वो इक्वल एरिया कवर करेगा। और कितना कांस्टेंट होता है? d/dt L/2m के बराबर होता है। L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, ये अभी हम जानेंगे। 2m क्या होता है? मास। ठीक है, इसके प्रूफ की जरूरत होगी तो मैं करा दूंगा, बट अभी तो लॉ समझ रहे हैं। हाँ बताओ सर ये dA/dt समझ नहीं आया। ये यही होता है ना इक्वल, ये होता है dA/dt क्या है? एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो एरिया अगर a है, इसने डेल्टा t टाइम में किया स्वेप्ट, और उसने डेल्टा a एरिया डेल्टा t टाइम में स्वेप्ट किया, तो यही कांस्टेंट होता है इक्वल इंटरवल में इक्वल एरिया। ठीक है, यस सर। एरिया क्रॉस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड dA/dt। सिंपल है, डेल्टा टी टाइम में वो कितना एरिया कवर कर रहा है, दैट इज dA/dt। ये चीज कांस्टेंट होती है। मतलब अगर मैं बोलूँ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में जितना यहाँ से यहाँ गया उतना ही एरिया करेगा जो 2 सेकंड यहाँ पे करेगा। ठीक है, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, बट एरिया कांस्टेंट रहेगा। यही है केपलर्स का सेकंड लॉ। केपलर्स का थर्ड लॉ क्या है? कोई भी सर्कल अगर मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, रेडियस ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए हम लोग a और b को इक्वल समझ लेते हैं, r रेडियस के बराबर, सर्कल की तरह। ठीक है, मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए हम सर्कल ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, जो टाइम पीरियड है वो r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कैसे होता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, याद रखने के बजाय मैं डिराइव करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा इसको डिराइव कराने। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ के आए, सर्कुलर मोशन के लिए होता है 2πr/v। ये पता है हमें? ये पता है? अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टाइम पीरियड क्या होता है? टोटल टाइम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर पूरा करूंगा, r रेडियस है तो डिस्टेंस कितना होगा? 2πr। v से वेलोसिटी, ये तो पता है 2πr/v सर्कुलर मोशन से। यस सर। यस सर। अब देखो,
v क्या होता है जरा बताना। v जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी होती है। यस सर। चलो यहाँ पे सन बैठा है, यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है, चलो अर्थ ही बैठा है मान लो, ये अर्थ v से जा रहा है, तो ये v कौन देता है? अर्थ क्यों घूम रहा है हमारे सर्कल में? अर्थ क्यों घूम रहा है? सर सन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है अर्थ पे। सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमे जा रहा है। चलो अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय, अगर r डिस्टेंस है तो r स्क्वायर, और यही फोर्स इसको क्या देगा? mv स्क्वायर बाई r। mv मतलब मास ऑफ अर्थ v स्क्वायर बाई, ये चीज समझ आए? यस सर। इसमें जो मास लिखते हैं, जो बॉडी घूम रही होती है उसका मास लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो देखो एक r से एक r कैंसिल, मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ, तो v की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट g मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r। ठीक है, यस सर। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2 पाई r अपॉन अंडर रूट g m मास ऑफ सन अपॉन आर। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, टी स्क्वायर अगर कर दूंगा तो बताओ इधर क्या बचेगा? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे क्या बच जाएगा? जी एम बाई एम एस बाई आर। इसको और ठीक से लिखो तो क्या होगा? 4 पाई जी मास ऑफ सन आर क्यूब बन जाएगा क्या? यस सर। देखो ये वाली टर्म पूरी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ सन कांस्टेंट है। मास ऑफ सन ऐसा नहीं आता, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया क्या? देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही था इसका थर्ड लॉ। ठीक है, समझ गए? यस सर। पहला लॉ क्या? पहला लॉ ये था कि और इलेप्टिकल पाथ में घूम रहा है, इलेप्टिकल या बोले या इलेप्टिकल पाथ में घूम रहा है जिसके एक फोकस पे सन बैठा हुआ है। दूसरा लॉ, इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी dA by dt इज कांस्टेंट। थर्ड एरिया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था पिछली बार, इस बार नहीं, लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन है, और इतना सिंपल बच्चे कंफ्यूज होगा। ग्राफ दिया टी स्क्वायर आर क्यूब, उसने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, ये वैल्यू दे दी थीटा, पूछा tan थीटा बताओ क्या होगा। कोई बता सकता है? सोचो थोड़ा सा। सर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। नहीं tan थीटा या नहीं, सर 45। नहीं 45 नहीं, आंसर तो मैं लिखा हुआ है स्क्रीन, इतनी चीजें दिख रही है तुम्हें स्क्रीन में से एक आंसर है। सर 4 पाई स्क्वायर बाई 3। यस, कैसे होगा भले ही तुमने जैसे भी बोला और वो समझ गए। हमने क्या किया, टी स्क्वायर और आर क्यूब में ग्राफ बना दिया, और ये बीच वाली चीजें कांस्टेंट है, देख रहे हो ये जो चीज है ये कांस्टेंट, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एम एक्स का। ठीक है, तो y इसकी जगह क्या लिख दिया हमने? टी स्क्वायर। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना उसका ग्राफ ऐसा ही होता है, उसका x की पावर 1, x जो था पूरी की पूरी आर क्यूब बन गई, तो जो बीच में बचता है ना वो स्लोप बचता है। ये पता है किसी को y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है? मैंने शायद एक दो बार कराया हुआ है। यस सर। बीच वाले जो m जो होता है ना वो स्लोप होता है। देखो y क्या है? y एक्सिस का वेरिएबल जो कि टी स्क्वायर है, x क्या बच गया? x एक्सिस का वेरिएबल जो कि आर क्यूब है, जो बीच में बच गया ना उसका स्लोप होता है, और स्लोप ही तो tan थीटा होता है। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या बनेगा? 4 पाई स्क्वायर बाई gm। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था, पहले जेईई में पूछा था फिर नीट में भी आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, स्लोप क्या होगा? हाँ बताओ सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आया। देखो ये है टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाई gm इंटू आर क्यूब। देखो ऐसे ही ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एम एक्स का, ग्राफ ऐसा कुछ होता है। अगर ये y है ये x है, ठीक है, तो ये y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, m क्या है? इसका स्लोप है, समझना ध्यान से। अगर मैं बोलूं एक लाइन जिसकी स्लोप 2 है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो बोलोगे y इज इक्वल टू 2x।
यस एक सर। लाइन जिसकी स्लोप √3 है, इक्वेशन क्या होगी, y = √3। 3। यस सर। तो ऐसे ही y और x की जगह तुम्हें क्या करना है, बस y की जगह t² पुट करना है, x की जगह r³ पुट कर दिया, और जो बीच में बच गया वही तो स्लोप बचा m, और यही स्लोप तो tan थीटा होता है, यस ये सर। m 4π² सर फिर इसकी वैल्यू t² r³ की नहीं होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से? नहीं, tan थीटा क्या होगा, ये वाली वैल्यूज हमें थोड़ी पता है, ये t² कितनी है तो वेरिएबल है, ये तो t² की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे कि y/x। अच्छा सर, मतलब हमें वैल्यू बतानी थी इसमें। हाँ, ये चेंज होती रहेगी, ये वैल्यू बतानी है इस ग्राफ में, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है बिल्कुल, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, और कितनी है 4π² की है। ओके सर। ठीक है, तो यस ऐसे सर, आ गया। क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बीच बीच में कराता रहता हूँ 1-2 पार्ट एंट्रेंस का। ठीक है, तो ये था हमारा केप्लर्स के तीनों लॉज। केप्लर्स के सेकंड लॉ का प्रूफ है, 2 मिनट का प्रूफ है, होगा तो मतलब स्कूल में हुआ है किसी के केप्लर सेकंड लॉ प्रूफ? सर मेरे स्कूल में हुआ है। यस सर, मेरे भी। चलो चलो ठीक है, तो उसको अच्छा 7:30 हो गए, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, केप्लर्स का सेकंड लॉ। छोटा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है बस। केप्लर्स लॉ का जो हमारा सेकंड है उसको मैं करा दूंगा। ये 2 टॉपिक हमारे हो जाते हैं कंप्लीट, पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ में क्या है, बस यही था इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एक आ सकता है कि एक मैंने क्या किया, एक कोई इमेजिनरी मान लो कि हमारा ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इसका टाइम पीरियड पहले था 24 आवर्स, अब मैंने रेडियस को क्या कर दिया 27 टाइम्स इंक्रीज करा दिया, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। पहले टाइम पीरियड था कुछ 24 आवर्स, तो हमें पता है t² किसके प्रोपोर्शनल होता है, r³। t² को लिख सकते हैं k ऑफ t² इज k ऑफ r³। t' क्या हो जाएगा, k टाइम्स कांस्टेंट तो चेंज होते नहीं, r' स्क्वायर होता है। तो पहले कितना दिया हुआ था 24 स्क्वायर k टाइम्स r³ डिवाइडेड बाय 27 ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स लिख लो, t' इज इक्वल टू k, और r' की वैल्यू हो जाएगी 3r का क्यूब। समझ आया क्या क्या? यस सर। इसमें r³ की वैल्यू इसमें ये वैल्यू की, और इसको 3r कर दिया और क्यूब कर दिया, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1/27 बच गया यहाँ, यस सर। और इधर क्या बचा 24 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। 24 स्क्वायर अपॉन t' स्क्वायर यस स्क्वायर सर। है। यहाँ से t' स्क्वायर निकाल लोगे। ये थोड़ी यस मुश्किल सर। कैलकुलेशन हो गई क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन बनाया, वो जब वो तुम्हें कैलकुलेशन देंगे तो ऐसी क्वेश्चन देंगे कि जो जिसका रूट निकल जाए, क्यू रूट निकल जाए, बहुत आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी इस पे केप्लर्स का थर्ड लॉ ही इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक हमने ये मतलब एक का 2 टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया, आज यही करना, इसी को रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास तो होगी संडे को, और संडे को होगी डाउट वाली क्लास, इस बार होगी पक्का। पिछले 2 क्लासेस से मैं एक्चुअली 12th की क्लासेस लेने लग रहा था, उनके जेई के पेपर थे एडवांस के, इसलिए नहीं ले पा रहा था तुम्हारे क्लास। तो इस बार होंगे संडे को डाउट्स, और फिर डाउट्स के बाद जब हम मंडे को स्टार्ट करेंगे तो मंडे को वापस से यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए सर इतना ये रखते हैं। होंगे हाँ बताओ। सर, किस टाइम क्लास होगी हमारी डाउट क्लास? मॉर्निंग में मॉर्निंग में केमिस्ट्री होती होगी ना, केमिस्ट्री कितने बजे होती है संडे सर को? 12 से 2 होती है। अच्छा 2 होती है, इवनिंग में रख लेता हूँ, 5 ही रख लेता हूँ, 4 से 5 12th वालों की, उसके बाद 5 से तुम्हारे होंगे, तो 5 PM होगी तुम्हारी क्लास। ओके सर। हाँ, और कुछ कह रहा था?
यस सर, मैं हाँ। कह रही थी एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। हाँ देखो, क्वेश्चन ये था, मैंने बोला कि एक प्लेनेट है जिसका टाइम पीरियड है 24 आवर और जो इस रेडियस पे घूम रहा है वो रेडियस है आर। अब मैंने क्या किया, इस रेडियस को इंक्रीज करके 3 टाइम्स कर दिया, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। पहले रेडियस क्या था आर, अब मैंने रेडियस को 3r कर दिया, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? तो देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर इज के आर क्यूब। क्या टी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी पहले से कितनी है? 24 आवर इन्होंने दे रखी है, इसको पहले इक्वेशन लिख लो। अब जो नया वाला है उसको टी डैश मान लो, तो टी डैश स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, के आर डैश क्यूब इज इक्वल टू टी डैश स्क्वायर। ये चीज समझ आई कैसे लिखना? सर लेकिन आर को तो हमने 3 टाइम्स हाँ इंक्रीज तो किया वही था। इसीलिए तो आर डैश लिख दिया ना, आर डैश को हम लोग 3 टाइम्स लिख लेंगे, के टी आर का क्यूब इज इक्वल टू टी डैश का होल स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई कर दी मैंने, किया हटा दी। अब ठीक है। यस यस अब सर। देखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो ऊपर आएगा टी डैश का स्क्वायर, नीचे आएगा टी स्क्वायर, मतलब 24 स्क्वायर। ठीक है, यस सर। 24 का स्क्वायर। इस साइड आएगा के आर डैश का क्यूब, मतलब 27 आर क्यूब लिख सकता हूँ मैं, 3 का क्यूब 27 होता है, और नीचे के आर क्यूब, ये के कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल। ये समझ आया? यस सर। टी डैश स्क्वायर कितना होगा, 27 इंटू 24 होल स्क्वायर। ठीक है, तो टी डैश की वैल्यू क्या हो सर जाएगी? इसका शायद 1/27 था। नहीं मैंने यस ऊपर उल्टा डिवाइड किया था ना, ओके सर। ऊपर मैंने टी डैश बाई टी नहीं किया था, टी बाई टी डैश किया था। यस सर। वो तुम्हारे ऊपर है, मैथ्स बस ध्यान, मैथ्स बस कल के रखना, वो स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सेम आए। ठीक है, अब टी डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 24 इंटू 24। दो 24 है तो एक 24 बाहर लिखो, 27 इतना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रूट 27 टाइम्स हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये उल्टे सीधे कैलकुलेशन है क्योंकि मैंने अभी अचानक से क्वेश्चन दे दिया। बुक जब क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे देगा जिसका क्यूब रूट निकल जाए, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।